वयं किमपि सारस्वतम् आचरामः। सारस्वतेनापि पुण्यं भवति, तेन पुण्येन दोषा नश्यन्ति इति उपक्रम्य वयं तावत् एकां संस्कृत कल्याणमित्र व्याख्यानमालां हरियाणा विद्युत् परिषदः सौजन्येन अनुतिष्ठामः। तत्र महान्तो विद्वांसः डॉक्टर कीर्तिकान्त शर्मा महोदयाः अत्यन्तं वैदिकाः आचारचक्षुषाः नानाशास्त्रविदः सम्प्रति पाण्डुलिपिषु संशोधनकर्मणि अपि च लिपिविज्ञाने महान्तं श्रमं कृतवन्तः सन्ति। देशविदेशेभ्यः ये तावत् आगच्छन्ति जनाः तां तत्र लिपिविद्यायां कुशलिनः कर्तुम् एते तत्र आदिनं यतन्ते आसायं यतन्ते इति मया स्वचक्षुर्भ्यां दृष्टम् इंदिरा गांधी कलाकेन्द्रे अपि च अस्माकं राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन कार्यालये। तर्हि एते नानालिपिः अस्माकं विश्वविद्यालयमपि आगत्य कार्यशालायां ब्राह्मी शारदादिलिपिः एते प्रशिक्षितवन्तः। यतो हि विना लिपिज्ञानं, विना भाषाज्ञानं, विना शास्त्रज्ञानं, विना पाण्डुलिपिज्ञानं वयं 50 लक्षप्रायं ये ग्रन्थाः सन्ति अखिलस्मिन् विश्वे भारतीयसंस्कृतेः तेषां ग्रन्थानां समुद्धरणे यत्नवन्तः भवितुं न शक्नुयाम। तस्मात् पाण्डुलिपिः अपि च लिपिः तद्विषये अस्माकम् अत्यन्तं ज्ञानं परिष्कृतम् आवश्यकं वर्तते। लिपिर्नाम लेप्यते इति लिपिः, लिप् धातुः भवति, एवं च लिख धातुः लेख शब्दः भवति। लेख तत्र भवति प्रस्तरादिषु उत्कीर्य यदा वयं लिखामः तत् लेख इति उच्यते। लिपिरिति उच्यते यदा वयं तत्र मत्स्यादिद्वारा तत्र किञ्चित् कोमल पृष्ठेषु वयं तत् अङ्कयामः तत् लिपिः इति उच्यते। किन्तु सम्प्रति लेखश्च लिपिश्च तयोः समानार्थकता जाता। तर्हि एषा या लिपिः ब्राह्मितः खरोष्ठितः प्रादुर्भूय विश्वस्मिन् विश्वे प्रायः या लिप्यः सन्ति तासां मूले ब्राह्मीलिपिः वर्तते। ब्राह्मितः एव शारदालिपि। इदानीं शारदा भूमिः कश्मीराः वयं जानीमः, शारदा देशः इत्यपि उच्यते। एवं च तत्र याः चतस्रः पञ्चवा लिपयः दाक्षिणात्ये ताः लिपयः अपि ब्राह्मी प्रभवाः इति वयं जानीमः। सम्प्रति एते आचार्याः डॉक्टर कीर्तिकान्त शर्मा महोदयाः सविनयं हरियाणा विद्वत् परिषत् पक्षतः हरियाणा संस्थ भारती पक्षतः अर्च्यन्ते। ते तावत् पाण्डुलिपिं लिपिं च अधिकृत्य स्वकीयं बहुमूल्यं व्याख्यानम् अस्माकं पुरतः उपस्थापयन्तु। अपि च ये श्रोतारः सन्ति ज्येष्ठाः कनिष्ठाः सहृदयाः मित्राणि तेषां समेषामपि वयं हरियाणा विद्वत् परिषत् पक्षतः तत्र भावपूर्णम् अभिनन्दनं कुर्मः, अभिवादनं कुर्मः। नमः सभायै आचार्य डॉक्टर कीर्तिकान्त शर्मा महोदया। ओम हरि ओम। वेदानुद्धरते जगन्निवहते भूगोलमुद्बिभ्रते दैत्यं धारयते बलिं छलयते क्षत्रक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कुलयते कारुण्यमातन्वते म्लेच्छां मूर्छयते दशाकृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। आचार्य प्रोफेसर और विद्वत् परिषद हरियाणा विद्वत् परिषद के सभी विद्वद्गण, रविदत्त शर्मा जी एवं अन्य प्रतिभागी श्रोता जन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा आचार्य मिश्र जी का
आदेश है उसका मैं पालन कर रहा हूँ। 2 दिन पहले ही अकस्मात ही ऐसा उन्होंने मुझे आदेश किया तो मैंने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन मैं कार्यों में व्यस्त होने के कारण फिर भी विषय पर कोई विचार नहीं कर पाया हूँ। जैसा भी अपना टूटी फूटी वाणी में मैं आप लोगों को लिपि और पांडुलिपि के विषय में चर्चा करूँगा। मेरा बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है जैसा उन्होंने कहा है। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, निमंत्रण पत्र में नेशनल पांडुलिपि मिशन के नाम से, मैंने सिर्फ मिशन के नाम से मेरा उसमें वो दिया है। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कलानिधि विभाग में और पांडुलिपि इकाई में कार्यरत हूँ। मिशन एक हमारे यहाँ है, लेकिन वो अलग प्रोजेक्ट के रूप में था, अब एक अलग ही रूप में चल रहा है, जो संस्कृति मंत्रालय से सीधे ही कार्य करता है। तो इसलिए मेरा उससे अधिक संबंध वैसे नहीं रहता है, पर सभी लोग उसी में रहते हैं तो मिलते जुलते रहते हैं, इसलिए नेशनल मिशन न लिखा जाए कभी भी। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कलानिधि विभाग में पांडुलिपि इकाई मैन्युस्क्रिप्ट यूनिट में कार्य करता हूँ। अस्तु, तो आज की चर्चा हम आरंभ करते हैं लिपि और पांडुलिपि के विषय में। तो जैसा हमारे आचार्य प्रोफेसर मिश्र जी ने कहा, लिपि लिप धातु से और लेख धातु से ही लेपन और लेखन, इन अर्थों में ये लिपि शब्द का प्रयोग है। उस दिन तो लिपि जो है वो लिप धातु लेपन अर्थ में है। तो लेपन का जो कार्य है वो विशेष रूप से किया जाता है। जैसे ऐसे ही कलम से भी इंक के द्वारा, स्याही मसी के द्वारा जो लेपन करते हैं वो भी लेपन कार्य ही है। और लिख धातु का जो प्रयोग है वो लेखन है। लेखन मतलब उल्लेखन, उत्कीर्णन, खोद खोद के लिखना, जैसे ताल पत्रों पे लिखते हैं। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले लिप से ही मैंने इस प्रश्न को आरंभ कर दिया। मैंने कि आचार्य जी ने चर्चा की थी लिप और लिख धातु की, इसलिए लेखन का कार्य थोड़ा सा भिन्न है और लिपि लेपन का कार्य थोड़ा सा भिन्न है। तो अस्तु, हम अभी चर्चा करेंगे इस विषय में भी। तो आज हम चर्चा करते हैं पहले लेखन के विषय में, कि कितने ही लोगों को अभी ये भ्रम होता है कि हमारे यहाँ लेखन की परंपरा नहीं थी। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है प्रायः श्रुति परंपरा से के साथ ही लेखन की परंपरा भी हमारे यहाँ प्राचीन समय से ही चलती आ रही है। ये बात सत्य है कि हमारा जो दृश्य साहित्य है, विशेष रूप से वेद, हमें श्रुति परंपरा से ही प्राप्त हुए हैं। इसलिए वेदों का कोई रचयिता भी नहीं है, ये आप सभी जानते ही हैं। जैसा कि निरुक्त में भी कहा है, निरुक्तकार कहते हैं, ऋषयो मंत्र दृष्टारः साक्षात कृत धर्माणः ऋषयो बभूव। तो ऋषि लोग मंत्र दृष्टा हैं, रचयिता नहीं है। उन्होंने मंत्र बनाए नहीं है। यस्य निश्वसितम वेदाः, वो तो ईश्वर की श्वास हैं। तो ऋषियों ने अपने तपोबल से, अपने योग बल से उन मंत्रों को दृष्टा के रूप में देखा, देख करके सुन करके ही प्राप्त किया। तो वो ईश्वर से प्राप्त किए हुए हैं, इसलिए मंत्रों का रचयिता कोई नहीं है, दृष्टा ही है सभी लोग, वेद मंत्रों की दृष्टा। इसलिए जैसे हम संकल्प में भी बोलते हैं कि ये ऋषि, ये छंद, ये देवता, तो उसी से स्पष्ट होता है कि ये उन ऋषि के द्वारा दृष्ट मंत्र हैं। तो इस प्रकार से ये रचयिता का लोग अधिकतर वो कहते हैं, लेकिन वो नहीं है। कुछ लौकिक लोग ऐसा भी कहते हैं कि वेद एक पुस्तक है, लेकिन ये भी उचित नहीं है। वेद कोई पुस्तक नहीं है। वेद संहिता आदि जो पुस्तक है वो तो एक वेद का छोटा सा रूप है, लघुकाय रूप है। वो कोई पुस्तक के नाम से नहीं जानना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य वेद का वर्णन मिलता है। जैसे लक्ष्य महाभारत में श्लोक है, ऐसे ही
1 लाख मंत्र भी हैं वेद में, जो इतना सामान्य उसको हम पुस्तक के रूप में गणना करें वो ठीक नहीं है। वैसे भी मनु महाराज भी कहते हैं वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम। तो ये अखिल माने विश्व के जितने भी धर्म हैं उन सभी का मूल है। वेद तो सभी का मूल है, इसलिए सर्वमान्य भी है वेद। वेद कोई एक व्यक्ति का नहीं है कुछ भी, इसलिए हम उसको एक छोटे रूप में कभी भी नहीं कह सकते हैं। तो ये वेद की परंपरा चलती ही आ रही है और अनादि परंपरा है भारतीय सनातन संस्कृति की, इसलिए वेद विश्व की संस्कृति के ही मूल हैं। अस्तु, तो ये इसी तरह से श्रुति परंपरा से हमें ऋषियों से प्राप्त होते हैं, जैसा कि वेदव्यास जी ने इनका विभाजन किया 4 वेदों के रूप में और 4 शिष्यों को दिया गया। तो इसी परंपरा से लोग कहते हैं कि श्रुति परंपरा से प्राप्त हैं, तो अर्थात सुन करके कंठस्थ करने की ही परंपरा रही, लिखने की नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है, लेखन भी था। श्रुति परंपरा की का आधिक्य जरूर है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी कुछ कंठस्थ करने की परंपराएं हैं और वेद के प्रति पद को पढ़ाने की परंपरा में एक एक पद को याद कराते चलते हैं, कंठस्थ करते चलते हैं। तो इसीलिए वेद का संरक्षण आज तक सुरक्षित रहा, क्योंकि पद पाठ, क्रम पाठ, उसके बाद अष्ट विकृतियां भी हैं, प्रकृति के साथ साथ विकृति भी है, जटा माला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो घनः। तो इन सब के कारण ये अभी तक वेद हमारे सुरक्षित रहे और उनमें कोई भी पाठांतर, पाठ भेद इत्यादि नहीं आ पाए। तो ये हमारी श्रुति परंपरा की ही विशेषता है। तो हम अब ये अपने लेखन के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा लोग कहते हैं कि लेखन की परंपरा नहीं थी, तो ये जरूर है कि हमारे यहाँ बहुत से हमें प्रमाण नहीं मिलते कुछ चीज़ों के, लेकिन फिर भी कुछ प्रमाण तो मिलते ही हैं लिखने के। अब जैसे पत्र तो पहले भी सभी युगों में राजा महाराजाओं का समय रहा है, तो पत्र व्यवहार, निमंत्रण पत्र और प्रायः कुशल क्षेम के पत्र जाते थे। बड़े बड़े लंबे कपड़े के गोल लपटे हुए उस पर पत्र लिखे होते थे, जिसको जाकर के दूध देता था, पढ़ करके सुनाते थे। तो ये सारी परंपराएं अगर नहीं होती तो लिखने का कैसे कार्य होता, तो इसलिए लेखन का कार्य भी था। अब इसका एक उदाहरण देखिए वाल्मीकि रामायण में भी है, जहाँ सुंदर कांड में जब हनुमान जी सीता जी की खोज में जाते हैं, तो उस समय पर वो अंगूठी देते हैं सीता जी को। तो वहां पर जब प्रसंग में आता है कि वानरो हम महाभागे दूतो रामस्य धीमतः राम नामांकितम चेदम पश्य देव्यंगुलीयकम। तो मैं वानर, हे महाभागे देवी, मैं भगवान राम का दूत हूँ और ये राम नाम से अंकित अंगुली है, आप इसको देखिए। तो वहां पर राम नामांकितम, राम नाम से अंकित, अर्थात उस पर राम नाम लिखा हुआ था, तभी तो लेखन की परंपरा थी। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि लेखन की परंपरा नहीं थी। कितने ही पाश्चात्य विद्वान ये सब कहते हैं कि नहीं थी, पहले लेखन की बात नहीं थी। तो इसलिए लेखन की परंपरा भी थी। वैसे भी जनश्रुति से सुनते हैं, उल्लेख है या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब सेतु बंध में भगवान राम ने नल नील के द्वारा वो पुल बनाया था, सेतु, तो उस समय पत्थरों पर भी श्री राम या सीताराम के उल्लेख की बात पूर्वजों से हम सुनते आए हैं। अब कहीं उल्लेख किसी भी रामायण में या कहीं मिले तो हो सकता है कि प्रामाणिक हो, लेकिन श्रुति परंपरा से भी जो बातें सुनी जाती हैं वो कहीं ना कहीं सच तो होंगी, ऐसी बात नहीं है। और लोग माने या ना माने, लेकिन हम तो उस परंपरा में विश्वास रखते हैं और मानते हैं। तो इसलिए लेखन की परंपरा तो आदि काल से चली आ रही है। अब इसके बाद महाभारत का भी दृष्टांत मिलता है इसी तरह से, कि वहां पर भी ब्रह्मा जी ने जब व्यास जी को कहा है लेखन के लिए, तो वहां पर व्यास जी महाभारत के आदि पर्व में वहां पर व्यास जी के लिए कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ततस्तस्मार हेरम्बम व्यास सत्यवती सुतः
स्मृतमात्रो गणेशानो भक्ता चिंतित पूरकः। तो यहाँ पर भी इसके बाद भगवान गणेश को वो महाभारत लिखने के लिए स्मरण करते हैं सत्यवती सुतः व्यास जी। तो गणेश जी को जब वो निवेदन करते हैं तो गणेश जी कहते हैं कि श्रुत्वै तत् प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम लिखतो नावतिष्ठेतो तदास्याम लेखको ह्यहम्। तो विघ्नेश जो गणेश जी हैं वो भी कहते हैं कि मैं सभी लेखन का कार्य ग्रहण करूंगा, लेखक रूप में रहूंगा, कि जब मेरी लेखनी रुके नहीं। इस तरह से आप बोलेंगे। और कहीं भी लिखतो नावतिष्ठे तो रुकनी नहीं चाहिए। तो ऐसा जब उन्होंने कहा कि क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके, तो वो कहते हैं आगे कि व्यासोप्युवाच तम देवम अबुद्धा मां लिखत क्वचित। तो व्यास जी बोले कि आप जो भी लिखेंगे वो सोच समझ के लिखेंगे, अबुद्धा मां लिखत क्वचित, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो गणेश जी फिर कहते हैं ओम इत्युक्त्वा गणेशोपि बभूव किल लेखका। तो गणेश जी बोलते हैं ओम, ओम कह करके वो स्वीकार करते हैं और लेखक के रूप में अपने को स्वीकार किया। तो ये वर्णन महाभारत में मिलता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि लिखने की परंपरा थी। इसलिए लेखन की परंपरा हमारे यहाँ बहुत पहले से ही चली आ रही है, और वो भी बड़े अच्छे ढंग से, जैसे कि अगले पंक्ति में भी, अगले श्लोक में भी कहते हैं सर्वज्ञोपि गणेशो यत् क्षणमास्ते विचारयन्। तो कहीं कहीं वो ऐसा भी बोल देते थे व्यास जी के गणेश जी टकरा जाते थे कि ये क्या इसका भाव है। तो इतने वो सोचने लगते थे, इतने ही वो व्यास जी नया श्लोक, अन्य श्लोक तैयार कर लेते थे। तो वर्णन उसमें महाभारत में दिया हुआ है आदि पर्व में। इससे भी लेखन की परंपरा सिद्ध होती है। इसके पश्चात भगवान बुद्ध और महावीर के उपदेश हैं, वो भी पहले श्रवणों के माध्यम से सुन करके ही लिखे गए हैं। तो श्रुति परंपरा तो चल रही है, लेकिन बाद में उन लोगों की अपनी संधि की हुई, तो उसमें बैठ करके उन्होंने चर्चा की और सबने मिल करके उनको लेखबद्ध भी किया है, लिपिबद्ध भी किया है। तो लेखन की परंपरा भी बराबर चल रही है श्रुति परंपरा के साथ में। इसलिए उनके ग्रंथों में भी लेखन का, लिपि का भी वर्णन आता है। जैसे ललित विस्तर आदि ग्रंथों में ब्राह्मी आदि लिपियों के नाम आते हैं, 64 लिपियों के नाम हैं, जिसमें ब्राह्मी मुख्य है। तो ब्राह्मी लिपि का नाम वहां पर भी दिया हुआ है। तो इससे भी सिद्ध हो रहा है कि महावीर और बौद्ध के जो उपदेश थे वो भी लेखन के रूप में हुए हैं। तो लिखने की परंपरा ईसा से बहुत पहले से चल रही है। ईसा और इनके तो बहुत बाद में आए हैं, इसको हम अपने से तुलना नहीं कर सकते इस तरह से। ये कह करके ये कुछ भी कहें, तो लेखन की परंपरा चल ही रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में भी आप देखिए लिपि का वर्णन है। ये अवश्य है कि वो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि उसमें सब सांकेतिक चित्र लिपि है। कहीं घोड़ा, कहीं हाथी, कहीं किसी तरह के चित्र बने हुए हैं, जाते आते इस तरह के, और कुछ अन्य संकेत भी दिए हुए हैं। तो उनको पढ़ना अभी तक नहीं हो पाया है। बहुत प्रयास भी किया है लोगों ने और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पढ़ने में नहीं आ पाई है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भी ये स्पष्ट करती है कि लेखन की परंपरा थी और पुरानी लिपि थी। अब उस समय क्या लिपि, इस विषय में पहले पुराने को हम लिपि में अभी स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि चित्र लिपि और अन्य लिपि, चित्र के माध्यम से भी अपने भावों को अभिव्यक्त करते थे लोग। तो इस तरह से ये लिपि का क्रम पहले से ही चल रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पाणिनि व्याकरण में भी यवनाल लिप्याम सूत्र का प्रयोग आया है। तो
लिपि का उन्होंने भी कहा है, पर यह है कि ईसा से पाणिनि को 700, 500, 600, 700 वर्ष पुराना ही मानते हैं, फिर भी इनसे पुराना ही है। तो लिखने की परंपरा, लिपि का नाम आया है तो अवश्य है ही। तो इन सभी प्रकार से पतंजलि के महाभाष्य के लेखन की भी बात आई है। महाभाष्य में भी अजाभक्षिता कहा गया है, जैसे कि कुछ पत्र बकरी खा गई जब प्रेत उस वट वृक्ष से लिख लिख करके दे रहा था। तो लेखन की परंपरा का वहाँ भी वर्णन है। तो इस तरह से लेखन की परंपराएं के बहुत से उदाहरण हैं। और इसके साथ साथ मैं और भी कुछ अपने जो वैदिक संस्कार हैं उनमें भी लेखन का परंपरा का वर्णन मिलता है, क्योंकि ये संस्कार तो आदिकाल से ही हैं। जब से वेद हैं तब से हमारे ये संस्कार भी हैं, क्योंकि बिना संस्कार के वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो बच्चे के उपनयन संस्कार के बिना, तो इसलिए 16 संस्कारों का भी वर्णन पहले से मिलता ही है। जैसे अब नामकरण संस्कार है, तो नामकरण संस्कार में बच्चे का नाम 5 नाम लिखे जाते थे, जैसा आज भी प्रचलन है कि 5 नाम बच्चे के बताने का। तो 5 नाम अब तो केवल उस अक्षर पे बता देते हैं जो नाक्षत्र नाम के दृष्टि से होते हैं, लेकिन वहाँ जो गृही सूत्र में वर्णन आता है वहाँ पर मास नाम, इष्ट नाम, नाक्षत्र नाम और व्यवहार नाम और एक प्रिय नाम, इस तरह से 5 नाम का वर्णन है। तो जब हम ये नाम लिखते हैं, तो वहाँ पर जब नाम रखते हैं तो रखते समय हम इस नाम को किसी वस्त्र या कांस्य के पात्र में लिख करके ही उसकी प्रतिष्ठा भी करते हैं। तो लेखन की परंपरा, ये नामकरण संस्कार भी बताता है कि लिखने की परंपरा हमारे यहाँ थी। तो अब लिखने की परंपरा थी तो लिपि भी कोई ना कोई रही होगी उस समय भी, जैसे अब लिखते हैं ऐसे तब भी लिखते होंगे। इसी के साथ साथ आगे 3रे या 5वें वर्ष में अक्षरारंभ संस्कार भी होता है। तो अक्षरारंभ संस्कार में भी अक्षर लेखन की परंपरा है। तो काष्ठ पीठ पर या भूमि पर या किसी में भी उसको बच्चे को एक एक अक्षर लिख करके सिखाया जाता है। तो अक्षर का आरंभ, लिखने का आरंभ सिखाया जाता है। तो ये 2 संस्कार भी हमारे स्पष्ट करते हैं कि लेखन की परंपरा पुराने समय से ही चली आ रही है। तो ये लेखन की परंपरा का मैंने थोड़ा सा आपको वर्णन दिया है, जो हमारी परंपराओं में चल रहा है। तो अब ये है कि लिपि की बात आती है कि लिपि कौन सी थी। तो हमें जो लिपि मिलती है सबसे पहले ब्राह्मी लिपि ही मिलती है। इसके पहले की लिपियों का कोई भी हमें प्रमाण या कोई भी ऐसा चित्र एक सिंधु घाटी को छोड़ करके नहीं मिलता है। सिंधु घाटी की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, इसलिए हम उसको स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो कौन सी लिपि थी, क्या लिपि थी, उसका क्या नाम है। तो इसलिए सबसे पहले हमारे सामने ब्राह्मी लिपि ही आई, और ब्राह्मी का ही वर्णन बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ जो लिखे हुए मिलते हैं, प्राकृत में, पाली में, वो सब ब्राह्मी लिपि में ही लिखे मिलते हैं। अनेकों ग्रंथ इसी तरह से। तो ब्राह्मी का ही वर्णन हमें सबसे पहले मिलता है, तो हम इसी को ही आदि लिपि मान करके आगे चलते हैं। बाकी सभी लिपियां इसी से ही निकलती हैं, इसलिए ब्राह्मी लिपि को हम भारतीय ही नहीं बल्कि बहुत से विदेशी जितनी भी लिपियां हैं उनका भी उद्भव इसी से हुआ है, इसलिए ये सभी की जननी है ब्राह्मी। और इसके साथ ही खरोष्ठी भी लिपि है, वो भी कुछ यावनी लिपि उससे भी निकली है, अरबी फारसी इत्यादि की। तो ये ब्राह्मी का ही सबसे पहला हम लिपि के रूप में मानते हैं, जो सबकी जननी है। ये भी लगभग हमें 350 से 500 वर्ष के बीच से ही मिलती है, क्योंकि अशोक के शिलालेख मिलते हैं, पिपरावा के स्तूप और बली गांव के शिलालेखों से स्पष्ट होता है।
मौर्य वंश राजा अशोक के समय के गुप्त काल के ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी तक ये ब्राह्मी लिपि का हमें रूप मिलता है, स्वरूप मिलता है। अब बाद के करीब 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त काल में गुप्त ब्राह्मी के रूप में, और उसको गुप्त लिपि भी कहते हैं, इस नाम से भी लोग प्रयोग करते हैं, तो गुप्त काल की लिपि के रूप में, लेकिन वो भी ब्राह्मी के ही रूप है। तो इस तरह से ब्राह्मी लिपि हमारी आदि लिपि है और सभी लिपियों की जननी है, और उसी से ही हम अब आगे लिपियों का वर्णन करेंगे कि कैसे कैसे उससे अन्य लिपियां निकली हैं। तो अब इसका वर्णन सबसे पहले मैंने बताया ये आपको कि जैन ग्रंथों में मिलता है, ललित कला विस्तर वगैरह में लिपियों का वर्णन, और एक पत्र वर्णा सूत्र में भी, समवायांग सूत्र में भी जैन ग्रंथों में बंभी लिपि के नाम से, क्योंकि वहाँ प्राकृत पाली का रूप है तो इसलिए वो लिपियां चलती हैं। इसके बाद ब्राह्मी लिपि से ही गुप्त काल के बाद कुटिल लिपि का उदय होता है। कुटिल लिपि करीब समझिए 5वीं-6वीं शताब्दी तक कुटिल लिपि का भी रूप मिलता है, और इसके बाद कुटिल लिपि के बाद ही देवनागरी और शारदा का इसी से उदय होता है। ब्राह्मी से सीधे कुटिल आई और कुटिल से ही शारदा का उद्भव है। तो ब्राह्मी के बाद शारदा, तो कुटिल, और कुटिल के बाद देवनागरी और शारदा। अब ये सब 7वीं-8वीं शताब्दी से इनका हमें है वैसे, लेकिन कुछ ऐसे विद्वान हैं जो कहते हैं कि ऐसे भी कुछ प्रमाण मिले हैं कि शारदा लिपि ईसा की 1म शताब्दी से या 2य-3य शताब्दी में भी थी। जब हम देखते हैं कुटिल लिपि को, तो कुटिल लिपि के अक्षर भी शारदा से बहुत मिलते हैं। तो कई बार वहां भी भ्रम होता है, जैसे गिलगिट वगैरह की जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं, गणित की मैन्युस्क्रिप्ट हैं, वो भी शारदा लिपि में हैं, लेकिन वो शारदा इतनी प्राचीन है कि जो कुटिल के बहुत समीप लगती है और आज की शारदा से बहुत भिन्न है। मैंने जब देखा उन ग्रंथों को, क्योंकि हमारे सामने ही अभिलेखागार है, वहाँ पर गिलगिट की वो मैन्युस्क्रिप्ट है, तो वहाँ से मैंने वो मैन्युस्क्रिप्ट मंगाई और उनको देखा, तो मुझे भी पढ़ने में कठिनाई हुई। मैंने देखा कि शारदा की तरह कुछ है रूप, लेकिन फिर भी बहुत भिन्न है। तो शारदा का भी पुराना रूप है, तो हो सकता है कि 3री, 4थी, 5वीं शताब्दी से भी पहले से भी शारदा का आरंभ हुआ हो, लेकिन जो अधिकतर हमको प्रमाण मिलते हैं वो 7वीं-8वीं शताब्दी के बाद से ही मिलते हैं शारदा के भी। तो इसलिए हम यही मानते हैं कि शारदावी और ग्रंथादि लिपि भी, बाद में ब्राह्मी की ग्रंथादि लिपि भी इसी तरह से आई। तो देवनागरी और शारदा के साथ साथ दक्षिण में ब्राह्मी का ये रूप गया, जो ग्रंथ और मलयालम, तमिल इत्यादि लिपियों के रूप में उधर दक्षिण भारत में गया। तो इस तरह से लिपियों का फिर ये अपने अपने क्षेत्र में विस्तार होता चला गया, और देवनागरी का जो ये रूप है ये भी 2 रूपों में विभाजित हो गया। जो हमारे उत्तर भारत में देवनागरी है उसी का ही ब्राह्मी से एक रूप उधर भी गया दक्षिण में, जिसको हम नंदी नागरी, प्राय बोलते तो नागरी ही है लेकिन नंदी नागरी के नाम से है वो, और दोनों में बहुत साम्य है, पढ़ने में भी बिल्कुल बहुत मिलती हैं, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है, नंदी नागरी और देवनागरी। तो नंदी नागरी और देवनागरी दोनों का रूप इसी तरह से दक्षिण और उत्तर के रूप में जाना जाता है। तो दक्षिण में जैसे ग्रंथ लिपि ब्राह्मी से गई तो उससे मलयालम, तमिल आदि लिपियां उत्पन्न हुई। ये भी 7वीं-8वीं शताब्दी में हुई है, और इसका चलन भी दक्षिण भारत के मद्रास, विजयनगर, कांचीपुरम, त्रिचनापल्ली, मदुरई, श्रावणकोर वगैरह
तिरुमला, वन्नपल्ली आदि प्रदेशों में रहा। तो और इसी से ही फिर आगे कुछ बर्मा की मोन लिपि, इंडोनेशिया की जावाई लिपियां, खमेर लिपि इत्यादि भी उत्पन्न मानी जाती हैं। तो कुछ समीपस्थ देशों की लिपियां भी हमारे यहीं से इसी तरह से गई हैं। और वियतनाम आदि देशों की भी लिपि हमारी ब्राह्मी लिपि से ही गई है, जो चंपा लिपि के नाम से, चाम लिपि कहते हैं उसको। तो वो भी इसी से ही, ब्राह्मी से ही निकली है। लेकिन उसका बहुत कुछ अंश जैसे सिंहली है और गोल गोल अक्षर मलयालम की तरह उस तरह से बनते हैं। तो वो भी लिपियां सब ब्राह्मी गिलारी लिपि हुई है। और ऐसे ही अपने पश्चिम भारत में गुजराती और मोड़ी लिपि, ये भी इधर से उत्तर भारत के ही क्रम में है एक प्रकार से, क्योंकि गुजराती भी देवनागरी से बहुत मिलती है, अक्षरों को थोड़ा सा ही घुमाया है उन्होंने। ऐसे ही मोड़ी लिपि भी महाराष्ट्र की लिपि है। लेकिन अब ये है कि ये लिपियां जो प्राचीन लिपियां थी वो प्रायः प्रयोग में बहुत कम हो गई। जैसे कश्मीर की शारदा लिपि, क्योंकि जब शासन में, राज कार्य में इनका प्रयोग नहीं होता है तो इनका व्यवहार भी कम हो जाता है। तो शारदा भी प्राय लुप्त प्राय हो गई थी, लेकिन अब इसका प्रचार बढ़ने लगा है। तो अब कई जगह इनकी वर्कशॉप भी हुई हैं, कार्यशालाएं, और कई ऐसे केंद्र चल रहे हैं, जैसे बेंगलोर से राकेश कौल जी के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से सिखाया जा रहा है। ऐसे ही मोड़ी भी लगभग 1950 तक बराबर सभी कुछ राज कार्य में भी प्रयोग में थी, और बहुत से दस्तावेज वगैरह अभिलेख मोड़ी में मिलते हैं। लेकिन 1950 के बाद उन्होंने देवनागरी अपना ली, तो मोड़ी भी एक दुर्लभ लिपियों की श्रेणी में आ गई, वो भी लुप्त प्राय हो गई। और मोड़ी के पढ़ने पढ़ाने वाले हाँ, हेलो, बीच में विघ्न आ गया एक थोड़ा सा, क्षमा करेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे। तो इसी तरह से मोड़ी लिपि भी एक प्रकार से लुप्त प्राय लिपि हो गई थी, लेकिन अब उसका भी पठन पाठन पुनः आरंभ हुआ है, क्योंकि दस्तावेज पढ़ने के लिए आवश्यकता पड़ी सरकार को, तो मोड़ी लिपि को भी लोग सीखने लगे। तो अब उसके भी व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उन लिपियों का भी पठन पाठन हो रहा है। तो विशेष रूप से शारदा आदि लिपि और ग्रंथ लिपि का प्रचलन तो फिर भी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ लिपियों का अभी भी बहुत कम है, जैसे नेवारी लिपि। और मैथिली लिपि का भी प्रारंभ दिल्ली में हो चुका है, और अब एक मिथिलाक्षर अभियान के नाम से कुछ बिहार के लोग हैं, उन्होंने आरंभ किया है। तो मैथिली का भी अब धीरे धीरे प्रभाव बढ़ने लगा है, लेकिन नेवारी का अभी भी बहुत कम है। ऐसे ही तिगलारी का भी बिल्कुल व्यवहार नहीं है, वो भी लुप्त प्राय सी हो रही है। कुछ मैन्युस्क्रिप्ट ही हैं दक्षिण भारत में, तो वहीं पर ही लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये लिपियां बहुत दुर्लभ हो रही हैं, जिनको जानना बहुत आवश्यक है। और बिना लिपि के पढ़े हम पांडुलिपि को भी नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए लिपिक ज्ञान जो है सबसे पहले है। जैसे हमारे आचार्य श्री सुरेंद्र मोहन मिश्र जी ने कहा, वास्तव में लिपिक ज्ञान प्रथम है, और हमको लिपियों का ज्ञान पहले करना ही चाहिए। अब इस विषय में मैं ये कहूँगा कि दो लिपि बहुत ही मुख्य हैं, ग्रंथ और शारदा। क्योंकि ग्रंथ में दक्षिण भारत के बहुत ग्रंथ हैं, और उत्तर भारत में शारदा के भी ग्रंथ बहुत हैं, पर उसके साथ साथ शारदा में ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं जो बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ हैं,
और इसके साथ साथ शारदा लिपि की एक विशेषता ये है कि जो विद्वान थे बड़ा शुद्ध लिखते थे। लेखन की परंपरा में लिखने का भी बड़ा वर्णन दिया हुआ है। लिपिकार लोग जो होते थे वो पहले, जैसे गणेश जी के विषय में महाभारत में कहा गया है, तो इसी तरह से विद्वान भी होते थे और बुद्धिमान भी होते थे। तो पहले तो शुद्ध ही लिखते थे, लेकिन बाद में जैसे जैसे मंदमती होती गई, जैसे वेदों में भी पहले सभी लोग कंठस्थ रखते थे, लेकिन धीरे धीरे मंदमती होने से, लोगों को स्मरण शक्ति कम होने से लोगों ने लिखना शुरू किया, विशेष रूप से ग्रंथों को। तो लिखने की परंपरा इसीलिए चली कि लोगों में स्मरण शक्ति का अभाव होने के कारण भी, तो इसीलिए लिखने की परंपरा पांडुलिपियों की शुरू हुई। तो पांडुलिपि भी शब्द हमारे यहाँ पुराना लेखन के ग्रंथों का नाम ही है, पांडु ग्रंथ, पांडुलिपि। और पांडु शब्द का अर्थ वैसे पीला, पुराना, पुराना कई अर्थों में है पांडु शब्द। तो पुराने ग्रंथ पहले जितने भी लिखे जाते थे, इसीलिए उनको हम पांडुलिपि भी कहते हैं। पांडुलिपि का ही अंग्रेजी में जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है वो भी हमारे यहाँ से ही गया है। मैन्युस्क्रिप्ट तो हम एक हस्तलेख भी कहते हैं। तो मैनुअल और एक मशीन के द्वारा कोई कार्य होता है तो उसको हम मशीनी कार्य कहते हैं, और दूसरा जो हाथ से होता है उसको मैनुअल कहते हैं। तो मैनुअल का अर्थ हस्तलेख, मैन्युस्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट माने लिपि है, ही है लेखन। तो ये भी है। दूसरे अगर हम सीधे सीधे उसको पढ़ें तो मैन्युस बोलते हैं, लेकिन उच्चारण की समस्या, अंग्रेजी में तो किसी का कुछ भी उच्चारण हो जाता है, नियम ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ यथा लेखन, जैसा लेखन होता है वैसा ही पठन भी होता है। अ है तो आ ही बोलेंगे, लेकिन वहाँ ए से आ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए से ए भी पढ़ते हैं कहीं कहीं। तो इस तरह से उनके यहाँ तो लेखन का, पढ़ने का कोई नियम ही नहीं है जैसे। और ऐसे ही स्क्रिप्ट को भी अगर हम मैन्युस्क्रिप्ट सा को मैन्यू मनुष्य के साथ लगा दें, मनुस्कृत पा का को साइलेंट कर देते हैं तो वो कृत हो जाता है, मनुष्कृत। मनुष्य माने मनुष्य के द्वारा, कृत माने की गई, लिखी गई, तो वो मनुष्कृत भी है, मनुष्य के ही द्वारा लिखी गई है पांडुलिपि। तो इसलिए भी वो मैन्युस्क्रिप्ट है। तो वो भी हमारे यहाँ से ही बिगड़ के बना हुआ शब्द है, मैन्युस्क्रिप्ट भी। तो इसी तरह से पांडुलिपियों की जब लिपि का हमारे यहाँ प्रादुर्भाव है तो लेखन का भी है। तो इसी तरह से लेखन का क्रम शुरू हुआ तो पांडुलिपि का लेखन भी चला। फिर वेद आदि ग्रंथों को भी लिखने की परंपरा, अन्य अपने संस्कृत साहित्य के ग्रंथों का भी, और जैसा कि महावीर और जैन के ग्रंथों का भी लेखन, महाभारत के लेखन की परंपरा आई ही है। तो ये पांडुलिपि का भी लेखन का क्रम हमारा चलता रहा। तो पांडुलिपि के लेखन के क्रम में ही अब हम जब आगे चलते हैं तो अब उन बाद में लेखन में बहुत सी त्रुटियां भी आने लगी पांडुलिपियों के लेखन में। तो जब त्रुटियां आने लगी तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पर मत्स्य पुराण में इसका भी एक वर्णन दिया हुआ है कि लेखक भी कैसे होने चाहिए। जैसे पहले विद्वान भी होते थे, बुद्धिमान भी होते थे, तो लेखन के भी नियम बनाए गए थे कि सर्वदेशाक्षराभिज्ञः सर्वशास्त्र विशारदः लेखकः कथितो राज्ञः सर्वाधिकरणेषु वै। के लेखक सभी देशों की अक्षरों का ज्ञान वाला होना चाहिए। सभी देशों के अक्षर मतलब लिपियां, वर्ण, उनको जानने वाला होना चाहिए। और सर्वशास्त्र विशारदः, और सभी शास्त्रों का भी विशारद माने जानकार होना चाहिए। तो ये सब जैसा कि मत्स्य पुराण में मिला है, तो इससे ये सिद्ध होता है कि लेखक को भी इस तरह से होना चाहिए जिससे लिखने में, पांडुलिपियों में त्रुटि ना हो। क्योंकि हम जब लिखते हैं तो पहले मूल प्रति तो लेखक मतलब रचयिता, लेखक हम रचयिता को भी कहते हैं और लेखक लिपिकार को भी कहते हैं।
क्योंकि लेखक माने लिखने वाला। तो उस दृष्टि में तो अंग्रेजी में ऑथर शब्द को लेखक के रूप में ही कहा गया है, लेकिन वो रचयिता है। और लेखक माने लिखने वाला, स्क्राइब जो है वो लिपिकार है। तो लिपिकार के लिए भी उसी तरह विद्वान होना चाहिए जिससे वो लिखने वाले के अक्षरों को समझ सके, क्योंकि अगर वो नहीं समझेगा तभी वो गलती करेगा और लिखने में पांडुलिपियों में त्रुटियां होंगी। तो इसीलिए कहा गया है कि सभी लिपियों का जानकार भी होना चाहिए जिससे लिखने का शुद्ध कार्य हो सके। तो लेखन के लिए ये विशेष बात कही गई है। आगे भी और कहते हैं कि शीर्षोपेतान सुसंपूर्णान शुभ श्रेणी गतान समान अक्षरान वै लिखेद्यस्तु लेखकस्य वरस्मृतः। तो आगे ये भी कहा गया है कि वो लेखन एक तो शुद्ध भी हो और साथ में स्पष्ट भी हो, सुव्यक्त होना चाहिए। उनके अक्षर बिल्कुल स्पष्ट, मतलब थोड़े थोड़े दूरी पर, ऐसे ना हो कि एकदम सट गए हो, मिल गए हो, जो एक दूसरा अक्षर एक दूसरे पे चढ़े तो स्पष्टता ना हो। इसलिए वो पंक्ति में एक पंक्तिबद्ध स्पष्ट होनी चाहिए, शिरोरेखा भी ठीक से होनी चाहिए जिससे पता पड़े कि ये एक शब्द है। अब जैसे हमारे यहाँ तो वेद में संहिता पाठ होता है तो पूरा एक लाइन ऐसी होती है जिसमें अनेकों पद जुड़े रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ ये कहा गया है कि शुभ श्रेणी गतान समान, पंक्ति में एकदम समान रूप से, और शीर्षोपेतान, शिरोरेखा भी सही होनी चाहिए, संपूर्ण अक्षर ठीक से लिखे होने चाहिए। तो इस तरह से जो लिखता है वही अच्छा लेखक है, लिपिकार है। लेखक से तात्पर्य यहाँ लिपिकार से ही है। तो लेखकस्य वरस्मृतः। और फिर आगे ऐसा ही गरुड़ पुराण में भी मिलता है कि मेधावी वाक्पटुः प्राज्ञः सत्यवादी जितेन्द्रियः सर्वशास्त्र समालोकी येष साधु स लेखकः। तो उसको मेधावी, वाक्पटु, प्राज्ञः, सत्यवादी, जितेंद्रिय, इस तरह से उसके विशेषण दिए हैं कि ऐसा होना चाहिए। और सर्वशास्त्र समालोकी, सभी शास्त्रों को वो अच्छी तरह से जानने वाला हो, देखा भाला हो अच्छी तरह से, तो वही लेखक जो है वो अच्छा लेखक होता है। अक्षराणि समशीर्षाणि वर्तुलानि घनानि च परस्परम अलग्नानि जो लिखेत सही लेखकः। तो अक्षरों को सही आकार में और अच्छी तरह से लिखना चाहिए, आपस में वो इतने घने ना हो कि जो पढ़ने में ना आ सकें। इस तरह से बहुत से वर्णन ये सब दिए हुए हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ राजाओं के यहाँ भी लेखक होते थे, तो वहाँ भी लेखक के लिए विशेष रूप से ये सब कहा गया है कि जहाँ जिस ग्रंथों को लिखना हो, जिन पत्रों को लिखना हो, जैसे राजाओं के यहाँ तो दस्तावेज वगैरह, उनके यहाँ बहुत सी मेधावी भी होना चाहिए। तो उसी तरह से राजनीति का ज्ञान वाला भी हो, बहुत सी लिपियों का भी जानकार हो, बहुत सी भाषाओं का भी जानकार हो। तो इसका भी वर्णन एक पत्र कौमुदी में आता है कि ब्राह्मणों मंत्रनाभ्यो राजनीति विशारदः नाना लिपिज्ञो मेधावी नाना भाषा समन्वितः। तो वो अनेक भाषाओं और अनेक लिपियों का भी जानकार हो। मंत्रणा चतुरो धीमान नीति शास्त्रार्थ को विधा, और नीति शास्त्र आदि का भी जानकार हो, राजनीति इत्यादि भी। तो इस तरह से बहुत प्रकार से लिखा हुआ है कि लिखने वाले को, लिपिकार को भी बहु विज्ञ होना चाहिए, क्योंकि जब लिखते समय ग्रंथों को लिखेगा तो जहां भी रचयिता के अक्षरों को नहीं पढ़ पाएगा तो वो उसको बिना सोचे समझे लिखेगा, तो वो फिर त्रुटिपूर्ण ही होगा। तो इसीलिए पांडुलिपियों में बहुत सी त्रुटियां भी मिलती हैं लेखकों की कि वो नहीं समझ पाए आगे उन चीजों को। तो कहते हैं ना, मक्षिका स्थाने मक्षिका पाता, नहीं समझ पाए तो जैसा वहां आकार बना था वैसा ही आकार बना दिया। तो इस तरह से पांडुलिपियों में बहुत सी त्रुटियां भी पाई जाती हैं। तो ये सब इस तरह से ये पांडुलिपियों में लेखन की परंपरा के विषय में चर्चा हुई। अब मैं कुछ पांडुलिपियों के भी प्रकार मैं बता रहा हूँ। तो पांडुलिपियों में भी
लेखन की परंपरा में बहुत से प्रकार हैं। उनके लिपियों के आसन, मतलब किन किन पर लिखे जाते थे, तो उन सब का भी वर्णन है। जैसे उत्तर भारत में अधिकतर हम पत्र पर लिखते हैं, और पहाड़ों में भोजपत्र के भी वृक्ष होते हैं, तो भोजपत्र पर भी लिखते हैं। तो पहाड़ों में शारदा के तो बहुत से ग्रंथ भोजपत्र पर लिखे गए हैं। और दक्षिण भारत में सांची पत्र, अगुरु की छाल वगैरह पर भी, और भी काष्ठ पर भी है लिखने का, तुलापात भी है, तुलापत्र पर भी लिखने का। तो इस तरह से अपने अपने स्थानों में अलग अलग लिखने के आधार रहे हैं, लिप्यासन जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही दक्षिण में और पूर्वी क्षेत्रों में ताड़ पत्र भी बहुत होता है। ताड़ के वृक्ष हैं, तो वहाँ ताड़ पत्र पर भी लेखन की परंपरा है। तो अब लेखन की इस परंपरा को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक कोमल आधार और एक कठिन आधार। तो कोमल आधार में हम लेते हैं जैसे पत्तों वगैरह पर लिखना, और कठिन आधार में जैसे पत्थर आदियों पर लिखना। तो कठिन आधार में जितने भी हैं, चाहे हम पाषाण पर लिखें या ताम्र पत्र, रजत पत्र, स्वर्ण पत्र आदि बहुत सी चीजों पर लिखते हैं, धातुओं पर लिखते हैं या मिट्टी पर लिखते हैं, तो उन पर हम जो लेखन की प्रक्रिया करते हैं, तो वहाँ लिख धातु का प्रयोग ही उचित है, क्योंकि लेखन उत्कीर्णन वहाँ खोदा जाता है, उसमें लिखते समय खोदा जाता है। वैसे ये प्रक्रिया लिखने की ताड़पत्र पर भी है, क्योंकि ताड़पत्र पर भी कील है, एक इसी तरह की लेखनी होती है, कील के आकार की, उसी से ही लिखते हैं। तो वहां भी वो खोदा ही जाता है, उत्कीर्णन ही किया जाता है। तो उत्कीर्णन की प्रक्रिया अधिकतर कठोर आधार पर ही होती है, तो उसको हम कठोर आधार ही कहेंगे, कुटिल आधार। और कोमल आधार जो है, जैसे पेपर पत्र पर, भोजपत्र पर, ताल पत्र पर भी दोनों तरह से हैं, हम लिख सकते हैं। तो वो एक कोमल आधार का रूप है। तो इस तरह से हमें पांडुलिपियां भी ताल पत्र पर, भोजपत्र पर, पत्र पर, और अनेक इस तरह से और भी किन्हीं पत्रों पर, कपड़े पर भी मिलती हैं, वस्त्र पर, चमड़े पर, बहुत प्रकार से मिलती हैं। लेकिन ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई पांडुलिपियां नहीं मिलती, क्योंकि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग बहुत पहले ही बंद हो गया, क्योंकि वही ईसा की 3री, 4थी, 5वीं शताब्दी तक ब्राह्मी का स्वरूप प्रायः बंद हो गया और अन्य लिपियों ने उसका रूप ग्रहण कर लिया। अब अगर हम 4थी, 5वीं शताब्दी भी देखते हैं, जब तक ब्राह्मी का स्वरूप रहा है, तो उसको भी कितने साल हो गए, करीब 1500 वर्ष हो गए। 1500 वर्ष पुरानी कोई पांडुलिपि मिलती नहीं। यदि लिखी भी गई होंगी तो अब मिलती ही नहीं, क्योंकि बहुत सी पांडुलिपियां तो हमारे तक्षशिला और नालंदा आदि में, मुगल साम्राज्य में सब नष्ट हो गई, उन्होंने सब नष्ट कर दिया। तो इसलिए हमें अब जो मिलती हैं, करीब 500 साल पुरानी ही पांडुलिपियां प्राप्त होती हैं, जो ब्राह्मी में नहीं मिलती, उसके अतिरिक्त ही लिपियों में मिलती हैं। तो इसी तरह से अन्य अन्य लिपियों में हमें पांडुलिपियां मिलती हैं। तो शारदा में पेपर और भोजपत्र में मिलेंगी, और पेपर पत्र पर तो खैर सभी लिपियों में मिलती हैं, दक्षिण की लिपियों में भी और उत्तर भारत की लिपियों में भी। और ताड़ पत्र पर केवल दक्षिण और पूर्व की लिपियों में, जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, बंगला, असमिया और नेवारी की भी कुछ ताड़ पत्र पर मिलती हैं। नेवारी, रंजना वगैरह लिपियां, उधर की लिच्छवी वगैरह जो है नेपाल की, वो भी ताड़ पत्र पर मिलती हैं। तो इस तरह से पांडुलिपियां हमारी सब लिपियों में प्राप्त होती हैं। और ये लेखन और लेपन की परंपरा के अनुसार, तो लिपि शब्द भी लेपन की परंपरा से है। तो लेपन का अर्थ यही है, जैसे हम रंग को ब्रश से हम कोई भी आकृति बनाते हैं, तो ऐसे ही मसी, स्याही के द्वारा हम कलम से लिखते हैं, तो वो भी एक लेपन की ही परंपरा है। तो इसलिए लिप धातु का प्रयोग हम
इस चीज के लिए विशेष लेते हैं कि जो कोमल आधार पर विशेष रूप से हम लेपन की क्रिया ही करते हैं और लिप धातु का प्रयोग बहुत सटीक है। और लेखन की जो प्रक्रिया है वो अधिकतर कठोर आधार पर है, जैसे धातुओं पर, पत्थर पर, और एक अपवाद रूप में समझ लीजिए या विशेष रूप से ताड़पत्र पर भी लेखन की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से पांडुलिपियां हमें इन सब रूपों में मिलती हैं। और अब समय तो कोई अधिक नहीं हो रहा है, मैं आगे कुछ और लूँ क्या सर? जी बताइएगा, बिल्कुल। ठीक हाँ, है। अभी आगे अभी और बोलूं या? हरिओम। हाँ जी, हाँ बोलिएगा, हाँ, आगे बोलिएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इस तरह से पांडुलिपियों की ये मैंने कुछ प्रकार बतलाए और लेखन की प्रक्रिया भी हो गई। अब पांडुलिपियों में फिर जब हमें ये त्रुटियां प्राप्त होती हैं तो हम उन पांडुलिपियों के संपादन की प्रक्रिया भी करते हैं। तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए हम पांडुलिपि संपादन का कार्य करते हैं। तो उसमें हमें जिस ग्रंथ का भी संपादन करना हो उसकी पांडुलिपियों का अन्वेषण करना पड़ता है कि वो पांडुलिपियां हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होंगी। तो हमें पांडुलिपियों की विशेष रूप से ग्रंथागारों का अवलोकन करना होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ग्रंथागार हैं, जैसे बनारस में संपूर्णानंद में सरस्वती भवन लाइब्रेरी है, ऐसे ही पुणे में भंडारकर ओरिएंटल लाइब्रेरी है। ये बड़े बड़े ग्रंथागार हैं जहाँ बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं। जैसे बनारस में 1 लाख से भी ऊपर ग्रंथ हैं, ऐसे ही भंडारकर में भी बहुत हैं, करीब 40-50 हजार होंगे लगभग। और ऐसे ही उधर मद्रास में भी, मद्रास यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी में, और त्रिवेंद्रम में कुरेटर लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के अंतर्गत, तो वहाँ पर भी। और अडियार लाइब्रेरी इधर कलकत्ता में भी है, इधर होशियारपुर में भी है, और इसी तरह से अहमदाबाद में भी है। जैनियों के बहुत लाइब्रेरी है, इस तरह से मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरियाँ हैं। तो हमें सभी का अवलोकन करना पड़ता है। तो इसी के लिए जब हमें खोजना होता है तो हमें उन लाइब्रेरियों के सूची पत्र का अवलोकन करते हैं, कैटलॉग जिसको हम कहते हैं। तो इसी के साथ साथ हमें कैटलॉगों को भी देखने की जानकारी होनी चाहिए। जब हम पांडुलिपियों के कार्य में लगेंगे तो हमें पांडुलिपियां खोजने के लिए कैटलॉग देखने होते हैं। तो प्रत्येक ग्रंथागार के अपने कैटलॉग भी होते हैं, और कुछ कैटलॉग विशेष भी हैं। जैसे मद्रास यूनिवर्सिटी का जो कैटलॉगोरियम है वो अपने में एक बड़ा विशेष कैटलॉग है, जो करीब 40-42 भागों में है लगभग। तो अब तो उसके सभी भाग लगभग छप गए हैं, लेकिन कुछ भाग अभी भी नहीं मिलते हैं, खत्म हो गया, क्या हुआ। तो उसमें प्रायः अपने देश और विदेश की बहुत सारी लाइब्रेरियों का संग्रह है। तो उसके द्वारा भी हम पांडुलिपियों की खोज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये पांडुलिपि हमको मिलेगी। इसी के साथ साथ इस समय हमारे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के अंतर्गत भी पांडुलिपियों का के डाटा का बहुत संग्रह किया गया है। करीब 40 लाख पांडुलिपियों के डाटा का संग्रह है। तो उसमें भी हम खोज सकते हैं कि पांडुलिपियां कहाँ कहाँ मिलेंगी। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ IGNCA में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, लगभग 3 लाख पांडुलिपियों का की माइक्रोफिल्म या डिजिटाइजेशन के रूप में उनका संग्रह है, जो करीब 54-55 ग्रंथागारों से संकलित की गई हैं। तो हमारे यहाँ का भी कैटलॉग है, पोहा में वेबसाइट पर है, उससे भी हम खोज सकते हैं और खोज करके पांडुलिपियों का चयन कर सकते हैं। तो जिसका भी हमें संपादन करना हो
तो उस दृष्टि से हमें कैटलॉगों को देखना पड़ेगा, और फिर देखने के बाद फिर हमें उनसे वो ग्रंथ प्राप्त भी करने होंगे, उनकी छाया प्रति के रूप में हमें प्राप्त भी करने होंगे जब हम उसको संपादन करेंगे। तो क्योंकि संपादन के लिए कम से कम 3 पांडुलिपियां अवश्य चाहिए, और जितनी अधिक होंगी उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि जितने अधिक पाठ मिलेंगे तो उसमें हमें निर्णय करने में सुविधा होगी कि कौन पाठ सही है, कौन पाठ गलत है, और कौन पाठ समान पाठ भी मिलेंगे। तो अब इसमें भी हमें ये भी देखना होगा कि पुरानी से पुरानी पांडुलिपियां खोजबीन करनी पड़ेंगी। तो इसलिए हमें सभी कैटलॉग्स और सभी ग्रंथागारों का अवलोकन करना ही पड़ेगा। तो हमें ये सब कैटलॉग्स वगैरह का भी जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ लाइब्रेरी हैं उनके सबका, तो उनसे हम चयन करेंगे और उनमें से अच्छी अच्छी पांडुलिपियों को हम पहले इकट्ठा करेंगे और बाकी सबको भी रखेंगे, क्योंकि कभी कभी अच्छे पाठ कुछ अपूर्ण खंडित पांडुलिपियों में भी मिल जाते हैं, तो संग्रह हमें सभी करनी चाहिए। तो इसी तरह से फिर हम संपादन के लिए पांडुलिपियों का संग्रह करेंगे, और संग्रह करने के बाद फिर हम उनकी संतुलन पत्रिकाएं, पाठ तुलना करेंगे, पाठांतर, पाठ भेद इत्यादि। तो पाठ भेद इत्यादि की जो प्रक्रियाएं हैं, पहले हम लोग एक रजिस्टर या कहिए कॉपी में ही लिखा करते थे, जिसमें एक पेज पर पहले हम एक मूल प्रति मान करके, जो सबसे शुद्ध हो और सुंदर हो, पढ़ने योग्य हो, पूर्ण भी हो, जो अपूर्ण न हो, उस पांडुलिपि का हम मूल के रूप में, आदर्श प्रति के रूप में मान करके पहला पाठ हम एक लिख लेते हैं। और जब उसको पूरा लिख लेते हैं तब फिर हम दूसरी पांडुलिपि जो और भी कोई हो उसी तरह की अच्छी सुंदर, उसको क्रम से हम उनको लिखना आरंभ करते हैं। और उनका फिर दूसरी पांडुलिपियों का हम केवल पाठ भेद लिखते हैं, जहाँ जहाँ जिन वर्णों का या जिन शब्दों का अंतर है उस अंतर को ही लिखते चलते हैं। तो बाएं पृष्ठ पर हम लिखते चलते हैं उसको, उसी पंक्ति में पहले हम लोग ऐसा ही किया करते थे। तो बाएं पृष्ठ पर उसी पंक्ति में उसका पाठ भेद जिस जिस अक्षर का है वो हम लिखते थे। बाद में जब हम संपादन करते हैं, पाठ शोधन, पाठालोचन वगैरह, तब फिर उसको हम फुटनोट के रूप में, पाद टिप्पणी के रूप में उसको नीचे लाते थे। तो इस प्रकार से हम अपने तुलना पत्र, संतुलन पत्रिकाएं, जिसको कोलेशन शीट कहते हैं, तैयार करते थे। तो कोलेशन शीट में जब हम उसको एक एक अक्षर को करते हैं, आजकल हम कोलेशन शीट के रूप में करते हैं, तो उसमें एक एक अक्षर का पता होता है, और उसी अक्षर के नीचे ही हम जो भी भिन्न भी है उसको भी उसी तरह से लिखते हैं। तो ये दूसरा प्रकार है संतुलन पत्रिकाओं का, जो आज के उसमें करते हैं हम। तो इस तरह से हम उनका कोलेशन, पाठ भेद वगैरह तैयार करते हैं, और पाठ भेद के साथ साथ ही फिर हम वंश वृक्ष इत्यादि बनाते हैं कि कौन पांडुलिपि के एक वंश की हैं, उनका पाठ समान मिल रहा है। उसी क्रम से हम उसको क्षेत्र के क्रम में भी उसको हम रखते हैं कि ये पूर्व की पांडुलिपि है, ये पश्चिम की है, ये उत्तर की है, ये दक्षिण की है, क्योंकि उनमें भी पाठ भेदों का क्रम इसी क्रम से मिलता है, अलग अलग। किसी में पाठ अधिक होता है, किसी में पाठ कम होता है। तो इस तरह से भी हमको मिलता है। जैसे रामायण और महाभारत की जो पाठ संपादन किया गया था, तो उसमें भी अलग अलग वाचनाओं का प्रकार उन्होंने रखा था कि ये उत्तर की वाचना है, ये दक्षिण की वाचना है, इस तरह से। तो महाभारत में उत्तर की वाचना का विशेष प्रमाण माना था, जो शारदा लिपि थी, क्योंकि शारदा लिपि में लिखी हुई पांडुलिपियां अधिक शुद्ध मिली। उसी तरह से रामायण में भी उन्होंने दक्षिण की वाचना को विशेष महत्व दिया, तो वहाँ उसको दक्षिण वाचना के क्रम में, तो जहाँ जो भी परंपरा, जिस क्षेत्र की परंपरा शुद्ध मिलेगी उसी के आधार पर हम उसके संपादन कार्य में उसका प्रयोग करते हैं।
तो इसी तरह से हम उसको वंश वृक्ष के रूप में भी तैयार करते हैं कि भाई किस वंश की है, किस कुल की है ये पांडुलिपि, किस क्षेत्र की है, किन किन लिपियों में है। उन लिपियों के आधार पर भी सबको हम अलग अलग करके वो तैयार करते हैं और पाठ भेद की परंपरा हम तैयार कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम पांडुलिपियों में के हम कुछ साथ साथ उनके नाम भी रखते हैं, क्योंकि पता कैसे पड़ेगा किस पांडुलिपि का पाठ ये है। तो इसलिए जहाँ जहाँ जिस जिस पांडुलिपि को हम जिस ग्रंथागार से लेते हैं, उस ग्रंथागार के नाम का कोई अक्षर या अंकों में 1 2 3 4 करके हम उनको उस तरह से लिख लेते हैं। अब ये सारी प्रक्रिया जो है प्रैक्टिकल रूप में दिखाने की है, क्योंकि बोलने से उतना स्पष्ट नहीं होता जितना कि लिख करके दिखाने से होता है। अगर लिखने का क्रम रहता है तो उसमें एक एक वर्ण को लिख करके कैसे हमें पाठ भेद नीचे लिखना है, कोलेशन सीट में कैसे करना है, वो सारी चीजें बताने में सुविधा रहती है। तो लेकिन अब यहाँ मैं केवल मौखिक रूप से ही थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो इस तरह से फिर हम पाठ भेद अपने तैयार कर लेते हैं, जिसमें बहुत से पाठ भ्रष्ट पाठ भी होते हैं, बहुत से पाठ क्या नाम है समान पाठ भी होते हैं। तो जो भ्रष्ट पाठ हैं व्याकरण की दृष्टि से भी अशुद्ध हैं और विषय वस्तु की दृष्टि से भी ठीक नहीं है, अनुचित हैं, तो उन पाठ को तो हम अपपाठ या भ्रष्ट पाठ या त्रुटित पाठ वगैरह कुछ करके उनको अलग से हम रख देते हैं। लेकिन जब समान पाठ मिलते हैं तो उसमें हमको निर्णय करना, निर्धारित करना कि कौन सा पाठ जो लेखक का रचयिता का है इसमें हो सकता है, उसको खोजना हमें बहुत कठिन हो जाता है जब बहुत से समान पाठ मिलते हैं। तो कि कौन सा हो सकता है, तो इसी के लिए हम वंश वृक्ष के अनुसार देखते हैं कि पुरानी से पुरानी पांडुलिपि, क्योंकि जितनी पुरानी पांडुलिपि होगी उसमें पाठ अधिकतर शुद्ध होगा। अब जैसे लेखक लोग लिखते थे, जो मूल रचयिता होते थे, तो उस पाठ को लिखने के बाद उसकी जब कॉपियां होती थी तो कॉपी करने में ही त्रुटियां आगे होती थी। तो यदि लेखक की मूल प्रति मिल जाती है तब तो सारा पाठ शुद्ध ही है और उसको पाठ संपादन की आवश्यकता ही नहीं होगी। लेकिन जब उसकी प्रति की प्रति करते हुए हमारे पास पता नहीं कितनी गुनी प्रति आई हुई है, तो उसमें पता नहीं कितने पाठ भेद होंगे, क्योंकि मूल प्रति मिलना तो बहुत ही असंभव ही समझिए पुराने ग्रंथों की। तो इसीलिए पाठ संपादन की विशेष आवश्यकता पड़ती है। तो हमें पुरानी से पुरानी उसमें पांडुलिपि देखनी चाहिए जो लेखक के अधिक समीप की हो। तो जितनी पुरानी होगी उतना पाठ भी शुद्ध मिलेगा। इसीलिए शारदा लिपियों के पाठ अधिकतर शुद्ध मिलते हैं और लोगों ने प्रामाणिक माने हैं अधिकतर जो है। तो इस तरह से हम फिर उसमें प्रत्येक पद को ले करके हम पाठ शोधन करते हैं, पाठालोचन करते हैं। तो पाठालोचन की प्रक्रियाएं भी हैं, फिर किस तरह से हम उसको पाठ को संशोधन करते हैं। तो अब ग्रंथ के आधार पर अलग अलग 5 प्रकार की पाठ आलोचन की पद्धतियां हैं। तो वेदों का अलग है, पुराणों का अलग है, ऐसे ही साहित्य के ग्रंथों का अलग है, प्रोक्त ग्रंथ हैं वो लोग। तो एक लेखक के ग्रंथों का अलग है, अनेक लेखकों के का अलग है। जैसे महाभारत भी कई लोगों के द्वारा लिखा गया, तो इसकी विधि अलग अलग है। तो वो सारी विधियां भी हम पालन करते हैं। तो उस आधार पर हम देखते हैं, क्योंकि जितने भी ये कथावाचन के ग्रंथ हैं जैसे पुराण इत्यादि, तो उनमें आगे कथाओं के माध्यम से कथाएं बढ़ती चली जाती हैं, तो बहुत से पाठ बढ़ जाते हैं। उन्हीं को हम प्रक्षेप कहते हैं कि कथावाचकों ने अपने आधार पर कुछ कथाएं जोड़ दी। तो उस प्रक्षिप्तांश को निकालने के लिए ही हम पाठ संपादन की प्रक्रिया करते हैं। ऐसे ही नाटकों में भी नाटक खेलने के आधार पर उसमें भी कुछ न कुछ परिवर्तन हम अपने अनुसार करते रहते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतल के विषय में गुजरात के जो प्रोफेसर वसंत भट्ट जी हैं,
उन्होंने उस पर करीब 200 से भी ऊपर पांडुलिपियां इकट्ठी की और उसका संपादन किया है। तो वो बताते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल का पाठ एकदम परिवर्तित हो गया। जो पांडुलिपियां मिली उनमें पाठ में बहुत बहुत भिन्नता मिली, जिसमें उन्होंने शारदा लिपि को अधिक प्रामाणिक माना, जो सबसे कम पाठ की प्रति थी। औरों में नाटककारों ने बहुत से प्रक्षेप डाल करके उसको इतना बढ़ा दिया, जो आज हम पढ़ते हैं वो उससे बहुत भिन्न है। देखा नहीं है मैंने, लेकिन जैसा वो बताते हैं मैं उनके अनुसार ये बता रहा हूँ। तो इसलिए इस तरह के ग्रंथों में बहुत कुछ प्रक्षिप्तांश आ जाते हैं। ऐसे ही रामायण में भी बहुत से प्रक्षिप्तांश आए हैं, बहुत से ऐसे वर्णन दिए हुए हैं। अब जैसे सुंदरकांड के प्रथम सर्ग में ही वो हनुमान जी का रूप दिखाते हैं कि वो एक एक योजन का रूप बढ़ता चला गया उनका। जैसे जैसे वो राक्षसी अपना मुंह बढ़ाती गई, वैसे ही वैसे हनुमान जी भी अपना रूप बढ़ाते गए। तो ये श्लोक कुछ अधिक उसमें प्रक्षिप्तांश के रूप में आए हुए हैं, क्योंकि फिर अंत में वही दिया है कि अंगुष्ठ मात्र रूप को बना करके ही वो उसके अंदर प्रवेश कर गए राक्षसी के मुख में। तो इस तरह की प्रक्रियाएं आती हैं। तो ये प्रक्षिप्तांश अधिकतर इस तरह के ही ग्रंथों में होती हैं। तो ये सब प्रक्रियाएं फिर इस पाठालोचना के क्रम में हम लेते हैं। तो इस तरह से भी फिर उनके पदों को भी हम विचार करते हैं, क्योंकि पद भी शुद्ध होने चाहिए। कितने ही पद ही व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं होते हैं। इसी के साथ साथ यदि काव्य ग्रंथ हैं तो उसमें हम छंदों का भी विशेष विचार करते हैं, क्योंकि छंद की मात्राएं, छंदों के अक्षर वर्ण भी कहीं कम या अधिक होते हैं। तो उस आधार पर भी हम उसको पहचानते हैं कि ये क्या नाम है, पद शुद्ध है या अशुद्ध है, उस तरह से। और जिस पांडुलिपि को हमें संपादन करना है उस विषय के भी हमें अच्छा ज्ञान हो, तभी हम ये सारा कार्य ठीक से कर पाएंगे। तो हमें पांडुलिपि संपादन की वो सारी विधियां भी अच्छी तरह से जानना चाहिए, और हमें उस शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए, और व्याकरण शास्त्र का भी हमें ज्ञान होगा, तभी हम ये सब अच्छी तरह से पाठ का संशोधन कर सकेंगे, और छंद शास्त्र का भी ज्ञान। तो इसी सब आधार पर फिर हम पांडुलिपियों के संपादन की प्रक्रिया करते हैं। तो अब मैं आज आपसे यही इतनी ही चर्चा करके इसको पूर्ण करूंगा, क्योंकि अभी हमारे विभागाध्यक्ष जी का फोन आया हुआ है। तो अभी एक कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स आरंभ कर रहे हैं, तो उसके विषय में अभी चर्चा करनी है। तो इसी निमित्त ये तो अकस्मात आपके आदेश का मैंने पालन कर दिया तत्काल, तो उस आधार पर तो अब इसी के साथ मैं विराम चाहूँगा, और आपका बहुत ही आभार प्रकट करूँगा कि आपने मुझे इस तरह से बोलने का अवसर दिया। मेरे को कोई ऐसा विशेष ज्ञान नहीं है, पर फिर भी अपने टूटी फूटी वाणी में मैंने आप लोगों को कुछ कह दिया। जो सही हो उसको ग्रहण करना, और जो उचित न हो उसको ग्रहण नहीं करना। बस यही करके मैं विराम करता हूँ, और सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ, और आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो अभी विभागाध्यक्ष जी का फोन आ रहा था, तो उनका विशेष अभी बोले कि इसके बाद आज ही करके देना है, पाठ्यक्रम बनाना है। तो उसी के लिए उनकी उसकी भी तैयारी करनी है थोड़ी सी। तो इसलिए मैं आज आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि इतना मैं कोई तैयारी नहीं कर पाया। ऐसे ही आपको मैंने कुछ श्लोक वगैरह लिखे थे, बस वही ध्यान करके और आपको बोल दिया है। तो बस, तो बहुत इसके लिए सुंदर, बहुत सुंदर। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बोल लगा। ओम
ये जो व्यास विद्या है उनके प्रायः प्रत्येक अंग को उन्होंने स्पर्श किया, और लिपि और पांडुलिपि और संपादन विद्या, और कैसे एक व्यक्ति अक्षर चुंचु वर्ण चुंचु होता है, और इस विद्या का क्या प्रयोजन है आज के ज़माने में, ये बहुत ही सुंदर रूप से डॉक्टर शर्मा जी ने हमें यह बताया है। और अप्रस्तुत विद्वान ही प्रस्तुत होता है, क्योंकि यह व्यास विद्या है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर अपरो हरि, अभालोचन शंभुर भगवान बादरायण। वस्तुतः कोई चार मुंह न होने पर भी ब्रह्मा जैसा अगर हो, चार भुजाएं न होने पर भी अगर जो है विष्णु जैसा हो, तीन लोचन न होने पर भी अगर वह शंभु जैसा हो, वही व्यास विद्या में सार्थक हो सकता है। प्रथम संपादक प्रथम संपादन कला के धुरीण विद्वान समाधान जो संपादन चार संगीताओं के रूप में किया, और पहले सुमंतु आदि अपने शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया, वो कितनी बड़ी विद्या है। उस व्यास भगवान से चल करके हम जैसे सामान्य लोगों तक को विद्या करके पहुंचती है। हम अपने बल बुद्धि पूर्वक कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। अब उन्होंने इन सभी बातों के बारे में जो प्रकाश डाला, और हमारी संस्कृति के साथ में ये जो 50 लाख से भी अधिक पांडुलिपियां हैं, कई कई कहते हैं कि 1 करोड़ तक पांडुलिपियां हो सकती हैं, और इनके पांडुलिपियां सारे सभ्य देशों में भारतीय संस्कृति की पांडुलिपियां मिलती हैं। हरियाणा विद्या परिषद जो संस्कृत का प्रकल्प है, उसके इसलिए इस विषय की जानकारी की जरूरत है, क्योंकि 50-60% जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो संस्कृत भाषा में है। संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, अपभ्रंशों में, और भारत की सभी भाषाओं में, अखंड भारत की, नेपाली, लंका की भाषा, थाई, सब भाषाओं में हमारी पांडुलिपियां मिलती हैं। तो आज इस चर्चा क्रम में अभी डॉक्टर शर्मा जी चूँकि अभी अपने कार्य में पहुंचना है, उनको विभागाध्यक्ष जी का फोन आ गया है, उनका हम पूरे हरियाणा विद्युत परिषद की तरफ से और हमारे जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं उन सब के तरफ से, संस्कृत भारती के कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका अनन्य आभार प्रकट करते हैं, और आशा करते हैं फिर कभी हमारे विश्वविद्यालय में और कहीं कोई कार्य पड़े तो अवश्य आया करेंगे। और वो पीछे आए थे, उनसे बड़े उपकार मिला जो है हमारे विद्यार्थियों को हमारे कार्यशाला में। तो इन्हीं शब्दों के साथ में उनका हृदय सह आभार प्रकट करते हैं। अगर किन्हीं लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो वो प्रश्न जो है रख सकते हैं। अगर डॉक्टर शर्मा जी के पास में समय होगा तो दे पाएंगे, नहीं तो आपस में चर्चा हम लोग कर लेंगे। अगर वो थोड़े समय रह सकते हैं 5-10 मिनट, तो प्रश्नों का उत्तर भी वो दे देंगे। बहुत धन्यवाद। ओम। ओम। फिर बोर्ड का दिखाया मैंने, माइक पे बुलाऊं, इबे करूं फोन कराऊं। रविदत्त पृच्छतु यदि कस्यापि प्रश्नः वर्तते। ओम, यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ डॉक्टर कीर्तिकांत शर्मा जी उपस्थित हैं, तो जिसकी भी कोई जिज्ञासा हो, कोई शंका हो, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जो नीचे की तरफ माइक का निशान दिया हुआ है उस पे एक बार दबाएंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा, वहां से अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो, हाँ जी, कोई भी बोलिए, किसी की भी जिज्ञासा कोई हो, कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। तो लिपि के संबंध में करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप के माध्यम से या फोन करके भी पूछ सकते हैं, उत्तर दूंगा।
एतत् हाँ अस्तु व्याख्यानम् ओ कोऽपि किमपि पृच्छति वा इदानीं शब्दः ॐ श्रुतः सर्वे कस्यापि भवन्तु सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामयाः निरामयाः सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।